नमस्कार, मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज हम विशेष में खास पेशकश आपके सामने लेकर आए हैं। नवनिर्माण के 9 वर्ष, 9 साल कितने बेमिसाल। जी हाँ, आज हम आपके सामने योगी सरकार के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। आज से 9 साल पहले जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तब प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। यूपी को पिछड़ा राज्य कहा जाता था, लेकिन आज 9 साल बाद अगर हम योगी सरकार की रिपोर्ट कार्ड पर नज़र डालें तो तस्वीर बदली हुई है। उत्तर प्रदेश अपनी चुनौतियों को पीछे छोड़कर विकास के पावर हाउस के रूप में देश और विश्व के पटल पर खड़ा दिखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी सरकार के 9 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, नव निर्माण के 9 वर्ष पुस्तक का विमोचन किया गया इस अवसर पर, तो जो भी वहाँ देखा गया, सुना गया, वो केवल आंकड़ों का पुलिंदा नहीं था, बल्कि कहानी थी एक ऐसे नेतृत्व की जिसने उत्तर प्रदेश को बीमारू श्रेणी से निकालकर भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की राह पर अग्रसर किया है। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश बना हुआ है। एक्सप्रेसवे के जाल ने राज्य की धमनियों में व्यापार का नया रक्त संचार किया है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ यूपी अब दुनिया से सीधे जुड़ा हुआ दिखता है। योगी सरकार ने भविष्य की आहट को पहचानते हुए लखनऊ में एआई सिटी और पूरे प्रदेश में 65 डेटा और एआई लैब्स के नेटवर्क की नींव रखी है। हाल ही में दावोस और ग्लोबल समिट्स में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुए करोड़ों के निवेश ने यूपी को डिजिटल क्रांति का केंद्र बनाया है। अन्नदाता की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ पिछले 9 वर्षों में गन्ना किसानों की 3.16 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। कृषि में तकनीक और एमएसपी के पारदर्शी क्रियान्वयन ने यूपी के गांवों को आत्मनिर्भर बनाया है। मुख्यमंत्री की जापान और सिंगापुर की ऐतिहासिक यात्राओं ने उत्तर प्रदेश के प्रति वैश्विक नज़रिया बदल कर रख दिया है। इन दौरों से प्राप्त लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों ने राज्य में जापान सिटी और सेमीकंडक्टर हब जैसे प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतरते हुए लोग देख पा रहे हैं, जो कि लाखों रोजगार पैदा करेंगे। 9 साल पहले जो प्रदेश दंगों के लिए सुर्खियों में रहता था, आज वो सुरक्षा के मॉडल के रूप में जाना जाता है। संगठित अपराध पर जीरो टॉलरेंस और 2 लाख से अधिक पुलिस भर्तियों के साथ यूपी आज पूरी तरह से दंगा मुक्त और सुरक्षित है। अयोध्या तो बस झांकी है। इस मंत्र के साथ भव्य राम मंदिर निर्माण और डबल इंजन सरकार के प्रयासों ने यूपी को ग्लोबल टूरिज्म का केंद्र बना दिया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आधुनिक विकास का ये संगम ही योगी सरकार की असली पहचान है। पिछले 9 सालों में 9 लाख से अधिक पारदर्शी सरकारी नौकरियां और एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से करोड़ों युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से गिना जाएगा। 2026 में 1.5 लाख नई भर्तियों का लक्ष्य इसी संकल्प को और मजबूत करता दिखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया है कि कड़े निर्णय और स्पष्ट दूरदर्शिता के साथ किसी भी प्रदेश की तकदीर चाहे तो बदली जा सकती है। उनकी प्रतिबद्धता का ही ये परिणाम है कि आज यूपी का जीडीपी 36 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने की ओर अग्रसर है। एक समय में केवल एक प्रखर वक्ता और राजनेता माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ आज एक कुशल इकोनॉमिक रिफॉर्मर और विकास पुरुष के रूप में सबके सामने हैं। उन्होंने TTT ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्म और टाइमली डिलीवरी के मंत्र से उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का जो सपना देखा है, वो आज हकीकत के करीब नज़र आता दिख रहा है। आज के विशेष में हम योगी सरकार के 9 साल के नवनिर्माण पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विशेष नवनिर्माण के 9 वर्ष, 9 साल कितने बेमिसाल। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां कई मौक़ों पर गिनाते रहे। सीएम योगी ने कहा, ये स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि योजनाएं ज़मीनी स्तर पर लागू हों और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते रहें। यूपी में कानून व्यवस्था और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने की पूरी कोशिश रहेगी, जो कि अभी तक वो सफल रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा सुरक्षित यूपी बनेगा।
योगी जी ने तो अपना रिपोर्ट कार्ड सबके सामने रख दिया है। अब हम आकलन करेंगे कि कैसा रहा है योगी राज का 9 साल, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होना अभी बाकी है, कौन सी योजनाएं वाकई धरातल पर उतर चुकी हैं और कौन सी महज किताबों में हैं, कितना विकास हुआ, कहां योगी सरकार फेल हुई है और कहां अच्छे नंबर लाकर सबके सामने खुशी से झूम रही है। तो चलिए हम आने वाले रिपोर्ट्स में ये देखते जाएंगे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की उस रिपोर्ट कार्ड के उस बिंदु पर जो सबसे ज़्यादा आजकल चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की नई गाथा साझा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश अब नकारात्मकता के दौर से निकलकर समृद्धि की ओर बढ़ चुका है। 2017 से पहले असुरक्षा के कारण निवेशक यूपी नहीं आते थे। आज हमारे पास सही नीति भी है और साफ नियत भी है। 31,000 बड़े उद्योगों के साथ साथ 96 लाख MSME इकाइयां आज 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे रही हैं। अब तक हमारे पास 31,000 तो बड़े उद्योग लग चुके हैं। 96 लाख MSME यूनिट हैं। 96 लाख MSME यूनिट भी यूपी के अंदर आज के दिन पर कार्यरत हैं। MSME यूनिट में 3 करोड़ 11 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं और हमारे जो उत्तर प्रदेश के अंदर 31,000 से अधिक बड़े जो भी उद्योग लगे हैं, इन उद्योगों में भी 65 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के दंश से मुक्त होकर अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। सबसे बड़ी उपलब्धि इंसेफेलाइटिस यानी कि दिमागी बुखार जैसी जानलेवा बीमारी का पूरी तरह उन्मूलन रही। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से उभार करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में आज आगे बढ़े हैं। गोरखपुर में एम्स संचालित, रायबरेली में एम्स संचालित, वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट काशी में BHU में बन चुका है। लाखों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं और आज प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति की है, लगभग 6 करोड़ गोल्डन कार्ड जारी होने के साथ ही आरोग्य मेले हर PSC पे हर रविवार को आयोजित हो रहे हैं। आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पूरी तरह समाप्त हुई है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने किसान को कर्जदार बनाया था, हमने उसे उत्पादक की श्रेणी में लाकर फिर से खुशहाल बनाया है। ये सरकार की वह कार्यक्रम और योजना है जो अन्नदाता किसान को आज उत्पादक से जो कर्जदाता सपा, कांग्रेस, बसपा ने बनाया था, आज उसे कर्जदाता से फिर उभार करके हमने प्रदेश के अंदर उत्पादक की श्रेणी में फिर से ला करके उसे फिर से खुशहाल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए 1,36,000 से अधिक स्कूलों की सूरत बदली है। आज ड्रॉप आउट रेट को शून्य कर लाने का लक्ष्य हासिल किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में बेटियां नंगे पैर जाती थी, फटे कपड़े होते थे। अगर सरकार कभी कृपा कर दे 17 के पहले तो जो यूनिफॉर्म देती थी वह अपने आप में मजाक का पात्र बन जाती थी। और आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार उन्हें किसी भी पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट से कम कीमत की यूनिफॉर्म नहीं देती उन बच्चों को। 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाती है। ऑपरेशन कायाकल्प में हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने मिलकर के 1,36,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प में संसाधनों से युक्त किया है। एक्सप्रेसवे से लेकर MSME तक उत्तर प्रदेश आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट बनकर उभर रहा है।
जो आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था के इंजन बनने की राह पर है। योगी सरकार के मुताबिक ये है विकास की नई तस्वीर। भारत का ये वो राज्य है जिसे कभी पिछड़ा माना जाता था, आज दुनिया की बड़ी महाशक्तियों की आंखों का वो तारा है। फरवरी 2026 की तारीखें इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 समंदर पार सिंगापुर और जापान की धरती पर कदम रखा तो मकसद सिर्फ दौरा नहीं था, मकसद था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में यूपी को गढ़ना। 4 दिन, 2 देश और 4 लाख करोड़ का निवेश। क्या है योगी का ये सिंगापुर टोक्यो मॉडल? कैसे जापान की तकनीक और सिंगापुर का पैसा यूपी के युवाओं की तकदीर बदल देगा? आज के इस विशेष रिपोर्ट में आप ये ज़रूर देखिए, योगी का मिशन ग्लोबल। सिंगापुर पड़ाव, फिनटेक और लॉजिस्टिक्स का हब। सिंगापुर के हाईटेक दफ्तरों में जब टीम यूपी बैठी तो एजेंडा साफ था, यूपी को भारत का नया लॉजिस्टिक्स गेटवे बनाना है। तभी तो योगी ने सिंगापुर के साथ 60,000 करोड़ और MOU साइन किए। इन्वेस्टर रोड शो के दौरान टीम यूपी को MRO, कार्गो हब, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, स्किलिंग और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग पर सहमति बनी। सीएम योगी का मिशन सिंगापुर। मुख्यमंत्री ने DBS बैंक की CEO तान सू शान से मुलाकात की। इसमें शहरी बैंकों के डिजिटलीकरण और MSME सेक्टर को सस्ता कर्ज देने पर चर्चा हुई। जेवर एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ में थीम बेस्ड टाउनशिप और नोएडा में हाइपर स्केल डेटा सेंटर। यूपी में 100 मेगावाट का डेटा सेंटर स्थापित करने का करार। ITE एजुकेशन सर्विसेज के साथ समझौता ताकि यूपी के युवाओं को वैश्विक स्तर की तकनीकी शिक्षा मिल सके। विकास की उन्हीं संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करने के पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर उन प्रयासों को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक में, सर्विस सेक्टर में, वेलफेयर के सेक्टर में काफ़ी अच्छी दिशा में एक प्रगति को आगे बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है इस बात को कि जो भारत की भी और प्रदेश की भी इमेज आज दुनिया के अंदर बहुत सकारात्मक रूप से लोग देख रहे हैं। सिंगापुर के बाद बारी थी उगते सूरज के देश जापान की। यहाँ तकनीक और संस्कृति का वो संगम दिखा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यहाँ योगी ने सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन की सवारी भी की। योगी आदित्यनाथ ने अपनी यात्रा के अंतिम दिन जापान के यामानाशी क्षेत्र में दुनिया की सबसे आधुनिक लीनियर मैगवेल ट्रेन का सवारी अनुभव किया। ये ट्रेन पारंपरिक बुलेट ट्रेन से कहीं तेजी से 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, जो भविष्य के परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव की संभावना दर्शाती है। सीएम योगी ने जापान में कंपनियों के साथ 90,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि वहां पर आवंटित भी की है। चाहे वह जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस हाईवे के पास बनने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन सब में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। और जापान से जुड़ी भी तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। सीएम योगी का जापान दौरा। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में एक समर्पित औद्योगिक शहर बनेगा जहां सिर्फ जापानी कंपनियां होंगी। टोक्यो इलेक्ट्रॉन और रैपिड्स जैसी कंपनियों से चिप मैन्युफैक्चरिंग पर गंभीर चर्चा। यामानाशी विश्वविद्यालय और IIT कानपुर के सहयोग से यूपी में स्वच्छ ऊर्जा का केंद्र बनेगा। उत्तर प्रदेश और यामानाशी प्रांत के बीच समझौते के तहत भारतीय छात्र जापान की ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को सीख सकेंगे।
यूपी सरकार ने बजट में रोबोटिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की व्यवस्था की है। सुजुकी और होंडा जैसी कंपनियों के साथ नए R&D सेंटर और कंपोनेंट यूनिट्स लगाने पर सहमति। कैसे बदलेगा उत्तर प्रदेश? रोजगार के अवसर। इन समझौतों से प्रदेश में करीब 10 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन का अनुमान है। MSME को मजबूती। जापानी कंपनियां यूपी के छोटे उद्योगों ODOP को अपनी सप्लाई चेन में जोड़ेंगी। $1 ट्रिलियन का सपना। ये दौरा 2029 और 30 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। योगी की ये यात्रा सिर्फ फाइलों और आंकड़ों तक सीमित नहीं थी। टोक्यो में उन्होंने प्रवासियों को याद दिलाया कि यूपी अब दंगा मुक्त और उत्सव युक्त प्रदेश है। उन्होंने बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट के जरिए जापान के साथ सांस्कृतिक सेतु बनाया। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% अकेले उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। स्वाभाविक रूप से इसके लिए लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग की आवश्यकता है। इसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय दौरे के दौरान हुए 1.5 लाख करोड़ के MOU और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनके जमीन पर उतरने से 5 लाख से अधिक को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर मिलने की उम्मीद की जा रही है। जापान में 90,000 करोड़ के MOU और लगभग 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। वहीं सिंगापुर में 60,000 करोड़ के MOU और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे। इन्वेस्ट यूपी में जापान डेस्क मजबूत की जाएगी। तो सिंगापुर का विजन और जापान की तकनीक अब उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतरने को तैयार है। 4 लाख करोड़ का ये निवेश सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि करोड़ों युवाओं का भविष्य माना जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि अब यूपी रुकने वाला नहीं है। कुछ लगता भी ऐसा ही है। पिछड़ा और बीमारू राज्य की छवि तोड़कर यूपी ने जो अपनी नई पहचान बनाई है, पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश ने एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में एक नई तस्वीर सबके सामने रखी है। आसमान छूते विमान, दौड़ती मेट्रो, मीलों लंबे एक्सप्रेसवे, योगी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। और ये सब कुछ कहाँ तस्वीर बदल रही है, कहाँ क्या कुछ नया दिख रहा है, इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आपको भी समझ में आएगा। रफ्तार का नया प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था दौड़ रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कनेक्टिविटी को अपनी प्राथमिकता के शीर्ष पर रखा है। उत्तर प्रदेश आज देश का एकमात्र राज्य है जहां एक्सप्रेसवे का इतना विशाल जाल बिछा है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमने अपनी उत्तर प्रदेश की नीतियों को रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव बनाया है और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में, वहां की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। एक्सप्रेसवे का महाजाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी को लखनऊ और दिल्ली से जोड़ता है। ये न केवल यात्रा का समय घटाता है, बल्कि गाजीपुर और आजमगढ़ जैसे जिलों में औद्योगिक गलियारे विकसित कर रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का ये मार्ग सूखे और पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो पश्चिम को पूर्व से जोड़ेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
ये आजमगढ़ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़कर गोरखपुर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 6 क्रियाशील और 7 निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे हैं, जो कुल मिलाकर 3200 किलोमीटर से अधिक का नेटवर्क बनाते हैं। आज आप देख सकते हैं प्रदेश के अंदर हम लोग 22 एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं। आपके जो सज्जन बोल रहे थे कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देश का गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच। जमीन के साथ साथ यूपी अब आसमान में भी लंबी उड़ान भर रहा है। उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को जोड़ने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों के निर्माण तक यूपी का एविएशन सेक्टर बदल चुका है। एयर कनेक्टिविटी और 21 एयरपोर्ट का लक्ष्य। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। 2025 तक इसके पहले चरण के संचालन की तैयारी है। ये दिल्ली एनसीआर के भार को कम करेगा और पश्चिमी यूपी में निवेश लाएगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या अब वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर है। यहाँ से देश विदेश के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया गया है। टियर 2 शहरों का विकास। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद और श्रावस्ती जैसे शहरों में हवाई सेवाओं का विस्तार किया गया है। योगी सरकार का लक्ष्य प्रदेश में 18 से 21 क्रियाशील हवाई अड्डे विकसित करना है, जिससे यूपी देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। आज के दिन पे हम 7 एक्सप्रेसवे को संचालित कर रहे हैं, 5 निर्माणाधीन है और 10 एक्सप्रेसवे पर हमारे सर्वे के काम चल रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करता है। 8 वर्षों में यात्रा पूरी गई है। आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, और दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन, यह भी गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक सुनियोजित रूप से लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना का कार्य। हवाई अड्डे जो 2 क्रियाशील थे, 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट संचालित हैं। 16 आप लोगों के लिए कल्पना की बात है। 5 निर्माणाधीन है और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें से संचालित हैं, और 5वां इस वर्ष के अंत तक हम लोग तैयार करेंगे, जो जेवर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। शहरों के भीतर ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने मेट्रो क्रांति की शुरुआत की है। लखनऊ और नोएडा के बाद अब कानपुर और आगरा जैसे ऐतिहासिक शहरों में मेट्रो दौड़ रही है। शहरी परिवहन और मेट्रो विस्तार। कानपुर मेट्रो के पहले कॉरिडोर का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। पर्यटकों की सुविधा के लिए ताजमहल और आगरा किले को जोड़ने वाले मेट्रो प्रोजेक्ट का प्राथमिक खंड शुरू हो चुका है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के माध्यम से एनसीआर में सफर की परिभाषा बदल गई है। नमो भारत ट्रेन इसी विजन का हिस्सा है। गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में मेट्रो या मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। आस्था का सम्मान, इसमें नैमिषारण्य, विंध्याचल, मथुरा, वृंदावन जैसे नए पर्यटन कॉरिडोर को विकसित करने के साथ ही रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट के विकास के लिए कार्य करना, वहां पे इको टूरिज्म को भी प्रदेश में उस क्षेत्र, उस सेक्टर को भी और तेजी के साथ आगे बढ़ाना, देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए भी उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, और मध्यम और दीर्घकालीन अवधि के लिए उत्तर प्रदेश को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनाना, जहां हमारी प्राचीन विरासत यानी
उच्च आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ सांस्कृतिक वैभव का गौरव पूरी दुनिया देखे, इसके लिए यूपी को स्थापित करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि रोजगार भी है। एक्सप्रेसवे के किनारे बन रहे इंडस्ट्रियल क्लस्टर और डिफेंस कॉरिडोर यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की ओर ले जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल क्लस्टर पर मुख्य नीतिगत पहल, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ के 6 नोड्स में रक्षा उपकरणों का निर्माण, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, दादरी और वाराणसी में परिवहन और भंडारण की आधुनिक सुविधा, बिजली सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना ताकि उद्योग निर्बाध चल सके। बदलता हुआ उत्तर प्रदेश अब केवल नारों में नहीं बल्कि कंक्रीट और डामर की इन सड़कों पर दिखाई देता है। जेवर की जमीन से लेकर कुशीनगर के आसमान तक यूपी ने कनेक्टिविटी के मामले में लंबी छलांग लगाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो यूपी को भारत का ग्रोथ इंजन बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बीमारू छवि को पीछे छोड़ दिया है। एक्सप्रेसवे की रफ्तार, एयरपोर्ट की ऊंचाई और मेट्रो की सुगमता ने आम आदमी के जीवन को बेहद आसान बना दिया है। आज उत्तर प्रदेश निवेश के लिए देश की पहली पसंद है और इसका आधार यहाँ का मजबूत बुनियादी ढांचा है। एआई की अगर हम बात करें तो एआई एक और ऐतिहासिक पहल है। एआई के क्षेत्र में जहां योगी सरकार की पहल पर भारत का सबसे बड़ा राज्य अब ग्लोबल टेक हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक ऐसी छलांग लगाई है जो विकास को तकनीक से जोड़ेगा। खेती, किसानी, उद्योगों के बाद अब उत्तर प्रदेश की पहचान एआई से होने वाली है। सरकार ने बजट में 225 करोड़ का प्रावधान करके उत्तर प्रदेश एआई मिशन का बिगुल फूंक दिया है। इस पहल के तहत लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी बनने जा रही है। क्या है ये मिशन और कैसे यूपी के युवाओं की किस्मत बदलेगा और क्या कुछ नया होने वाला है, इस विशेष रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तर प्रदेश, जिसे कभी पिछड़ेपन के तानों से घेरा जाता था, आज वो भविष्य की तकनीक का नेतृत्व कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसका सबसे महत्वपूर्ण इंजन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एआई मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश को तकनीकी और नवाचार के मामले में अग्रणी राज्य बनाना है। इस मिशन के तहत सरकार 65 डेटा और एआई लैब्स स्थापित कर रही है, जिसमें 2000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। इसका लक्ष्य है कि प्रदेश के युवाओं को एआई और डेटा साइंस में प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। एआई मिशन का उद्देश्य है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृषि और गवर्नेंस में सुधार किया जाए। इसके लिए सरकार एआई आधारित सॉल्यूशंस का उपयोग कर रही है, जैसे कि हेल्थ केयर में एआई आधारित डायग्नोस्टिक्स और एग्रीकल्चर में एआई आधारित फसल प्रबंधन। इस मिशन से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और प्रदेश को वैश्विक स्तर पर एक तकनीकी हब के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। लखनऊ के नादरगंज इलाके में अमौसी एयरपोर्ट के करीब 70 एकड़ की जमीन पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहाँ आकार ले रही है भारत की पहली एआई सिटी। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं होंगी, बल्कि ये एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जहाँ दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां, डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलकर भविष्य की समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। उत्तर प्रदेश एआई मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य को एआई नियंत्रित और डेटा आधारित विकास की दिशा में अग्रसर करना, तकनीकी रूप से तैयार मानव संसाधन का निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा शासन में एआई के उपयोग को बढ़ावा देना, स्थानीय युवाओं को एआई आधारित रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये सभी पहल एक आर्थिक रूपांतरण की कहानी का हिस्सा हैं,
जिसमें उत्तर प्रदेश को डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित किया जाना है। यानी जो हमारे पास आबादी है, ये कामकाजी है और इसको कार्य चाहिए। उस कामकाजी युवा के लिए एआई की भूमिका क्या हो सकती है, खास तौर पर हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए? तो इसमें हम लोग उनके लिए एआई टूल्स के फ्री वर्जन का उपयोग करने के लिए उनको अब तक पैसे देने की आवश्यकता पड़ेगी, और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में 25 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एआई वर्जन को फ्री में उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य करेगी। यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हम लोग एक नई कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहे हैं, और इस दिशा में उच्च मांग वाले जो हमारे क्षेत्र हैं, इसके लिए जो उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हम कार्य करेंगे, इसमें एआई है, डेटा साइंस का है, रोबोटिक्स का है, मशीन लर्निंग का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। इन सभी के अनुरूप कार्य में उसको पारंगत बनाने के लिए सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। मिशन का ब्लूप्रिंट। इस मिशन के तहत सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है, उसके मुख्य स्तंभ कुछ इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश एआई मिशन के लिए 225 करोड़ का शुरुआती बजट आवंटित किया गया है। अगले 3 वर्षों में हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं। 70 एकड़ में फैली ये सिटी 2 फेज में विकसित होगी। इसमें 60% हिस्सा कोर टेक्नोलॉजी के लिए और 40% हिस्सा रहने और कमर्शियल सुविधाओं के लिए होगा। युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए 49 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एआई लैब स्थापित की जा रही हैं। इसके लिए केंद्र में इंडिया एआई मिशन के साथ 32.82 करोड़ का सहयोग लिया गया है। लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में डेटा लैब्स और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जहां स्टार्टअप्स को रिसर्च और इनोवेशन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए 25 लाख युवाओं को एआई, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी भविष्य की तकनीकों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। डिजिटल युग में सुरक्षा को देखते हुए लखनऊ में 95 करोड़ की लागत से एक आधुनिक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। इस मिशन का सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश के युवाओं पर पड़ने वाला है। अब तक यूपी के होनहार युवाओं को नौकरी के लिए बैंगलोर, हैदराबाद या पुणे का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब एआई सिटी और एआई लैब्स के माध्यम से रोजगार के हजारों नए अवसर घर के पास ही पैदा होंगे। आईटीआई के छात्रों से बात करने पर उनकी आंखों में एक अलग चमक दिखती है। अब वे सिर्फ वेल्डिंग या मैकेनिक का काम नहीं सीख रहे, बल्कि वे मशीन लर्निंग और डेटा एल्गोरिदम की भाषा समझ रहे हैं। एआई के माध्यम से उनको उपयोगी रूप से सहयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपना एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, और यूपी के युवाओं के लिए ई कॉमर्स और सप्लाई चेन प्रबंधन में भी यह एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए अपने युवाओं को काफ़ी इसमें उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनको आगे की सुविधा उपलब्ध करवाने में पूरा सहयोग करेगी। एआई मिशन सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने में होगा। एआई के जरिए बीमारियों की शुरुआती पहचान और महामारी की भविष्यवाणी संभव होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूपी एआई के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में देश का मॉडल बनेगा। सरकारी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकने के लिए एआई आधारित निगरानी तंत्र विकसित किया जा रहा है। ई-पॉस मशीनों और डीबीटी के बाद अब एआई फाइलों की रफ्तार और पारदर्शिता को और बढ़ाएगा। यूपी पुलिस को एआई पावर्ड सीसीटीवी कैमरों और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग से लैस किया जा रहा है, जिससे अपराध होने से पहले ही उसकी आहट पहचानी जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि लखनऊ की एआई सिटी भारत के लिए वही काम करेगी जो कभी बैंगलोर ने आईटी के लिए किया था। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीईसीएल इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यहाँ डेटा सेंटर्स होंगे, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और विश्व स्तरीय ऑफिस स्पेस होगा।
तो उत्तर प्रदेश एआई मिशन केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक विकसित उत्तर प्रदेश की नींव कही जाएगी। 225 करोड़ का ये निवेश लखनऊ में बनने वाले एआई सिटी लाखों युवाओं के सपनों को नया उड़ान देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि नए उत्तर प्रदेश में अब फाइलें दबी नहीं रहेंगी बल्कि एआई की गति से दौड़ेंगी। आने वाले समय में अब यूपी का युवा ग्लोबल वर्कफोर्स का हिस्सा बनेगा। तब इस एआई मिशन की असली कामयाबी हम सबके सामने आएगी। और एआई ही नहीं, एक और ए है जो यूपी में बहुत असर डालेगा और वो है एग्रीकल्चर। भारत की आत्मा गाँव में बसती है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यहाँ का किसान ही है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली तो सबसे पहला बड़ा फैसला कर्ज माफी का था। आज 2026 के पायदान पर खड़े होकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सरयू नहर परियोजना जैसी दशकों पुरानी फाइलों का पूरा होना और गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान एक नए कृषि क्रांति की गवाही तो जरूर देते हैं। हमारी इस विशेष रिपोर्ट में आप देखेंगे कि खेत से खलिहान तक क्या वाकई योगी सरकार का जो संकल्प था, अन्नदाता संकल्प, वो सफल हो पाया है या अभी भी सवालों के घेरे में है। योगी सरकार किसानों की तकदीर बदल रहा है। लगातार कल्याणकारी नीतियों के बल पर किसान अच्छे दिन की ओर अग्रसर हैं। साल 2017 की पहली कैबिनेट बैठक से शुरू हुई मुहिम यूपी के लाखों किसानों की तकदीर बदल रहा है। ऋण मोचन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ करना केवल एक चुनावी वादा नहीं बल्कि किसानों के साथ खड़े होने का भरोसा था। जिन भी किसानों पर 1 लाख, लघु और सीमांत किसानों पर 1 लाख तक का जो बैंक का कर्ज था वह माफ हो चुका है। उसका पैसा, एक पैसा वह उत्तर प्रदेश सरकार बैंक को अदा कर रही है। पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने सभी बैंकर्स की बैठक स्वयं लेकर के उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी किसान भाई के पास कोई नोटिस नहीं पहुंचनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। कर्ज माफी और आर्थिक संबल। पहले ही कैबिनेट में 36,000 करोड़ की ऋण माफी का निर्णय लिया गया, जिससे लगभग 86 लाख किसानों को सीधा लाभ पहुंचा। उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है। अब तक 2.62 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 63,000 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा चुकी है। नवीनतम बजट में कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए कुल बजट का 11% हिस्सा आवंटित किया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। खेत को पानी, किसान को जवानी। दशकों तक जो परियोजनाएं लाल फीताशाही की भेंट चढ़ी रहीं, उन्हें योगी सरकार ने मिशन मोड में पूरा किया। इसमें सबसे बड़ा नाम है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। सिंचाई परियोजनाओं का कायाकल्प। 1978 में शुरू हुई सरयू नहर परियोजना को योगी सरकार ने मात्र 4 वर्षों के सक्रिय प्रयास से दिसंबर 2021 में पूरा किया। सरयू नहर परियोजना से 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को जोड़ा गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज के 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचा। 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित हुई। 2025-26 के बजट में निजी नलकूपों के बिलों में छूट के लिए 2,400 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों की लागत कम हुई है। ये राष्ट्रीय परियोजना 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी और 1972 में मेरा जन्म भी हुआ। यानी मेरा 1972 में जन्म हुआ। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जनता जनार्दन की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इन सपनों को भी पंख लगाया
तब जब 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनी। किसान की मेहनत का असली मोल तब मिलता है जब उसकी फसल सही दाम पर बिके। योगी सरकार ने बिचौलियों के जाल को तोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को सीधे किसान की जेब तक पहुंचाया है। रिकॉर्ड खरीद और गन्ना भुगतान। पिछले 8 वर्षों में गन्ना किसानों को 2.90 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। ये राशि पिछले 22 वर्षों के कुल भुगतान से भी अधिक है। 2025-26 के पेराई सत्र के लिए गन्ने का मूल्य 400 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। धान और गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया गया है। स्मार्ट गन्ना किसान सिस्टम के माध्यम से पर्ची की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है, जिससे बिचौलियों का अंत हुआ है। 1996 से 2017 तक 21-22 वर्षों में अन्नदाता किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, हमने मात्र 8 वर्ष में उससे भी ज्यादा लगभग 75,000 करोड़ उससे भी अधिक धनराशि हमने अन्नदाता किसानों के खाते में डाला है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने कहा कि भाई हर बार ये मांग होती है गन्ना का दाम बढ़ाया जाए, पैसा बढ़ता 5 रुपया 7 रुपया। हमने कहा एक साथ इतना पैसा बढ़ाओ कि सबका मुंह बंद हो जाए। 400 रुपये हम लोगों ने, जितने भी हमारे आरएलडी के विधायकगण हैं, रोज मुझे घेरते थे। और जब से बढ़ाया गया है तब तो खुश तो हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। कहते हैं कि नहीं काम अच्छा हुआ है, तो मैंने कहा बोल भी दिया करो जब अच्छा हुआ है। खेती को तकनीक से जोड़ना ही भविष्य की कृषि है। यूपी में अनाज 89 कृषि विज्ञान केंद्र सक्रिय हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। कृषि पर मुख्य नीतिगत पहल। डिजिटल एग्रीकल्चर। यूपी किसान मित्र ऐप के माध्यम से किसानों को मौसम, बीज और बाजार की जानकारी दी जा रही है। खेत सुरक्षा योजना। आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा के लिए 50 करोड़ का शुरुआती बजट और सौर बाड़ लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है। मत्स्य और पशुपालन। मत्स्य संपदा योजना के तहत 195 करोड़ का निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में नए पशु अस्पतालों का निर्माण। आंकड़े गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ खेती किसानी का राज्य नहीं रहा, बल्कि स्मार्ट फार्मिंग का हब बन रहा है। बांदा से लेकर बलिया तक और सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक सिंचाई की सुविधाएं और सीधी सब्सिडी ने किसान के जीवन में स्थायित्व लाया है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन सरकार की मंशा और बजट का फोकस साफ तौर पर ग्रामीण भारत की ओर मुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के किसानों की कहानी अभी भी जारी है और आत्मनिर्भर कृषि और उन्नत किसान के लक्ष्य के साथ यूपी देश का अन्न का कटोरा बनने की दिशा में अग्रसर है और ऐसी कोशिश योगी आदित्यनाथ की है। लेकिन अब हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी बदलाव की जिसने उत्तर प्रदेश की गांवों की तस्वीर बदली है। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मनरेगा के ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करते हुए जी राम जी अधिनियम को लागू किया है। उत्तर प्रदेश इस अधिनियम को जमीन पर उतारने वाला देश का पहला राज्य बना है। आखिर क्या है ये अधिनियम? कैसे ये 100 दिनों के काम को 125 दिनों में बदलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रहा है? और इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आम जनता के लिए एक अन्य भविष्य के रूप में, एक सुरक्षित भविष्य के रूप में, एक नई रोशनी के रूप में सामने है? आइए देखते हैं हमारी ये विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गांव में आज नई ऊर्जा है। वह पुरानी सुस्ती और पेमेंट के इंतजार वाली हताशा अब बीते कल की बात हो गई है। जी राम जी अधिनियम ने न केवल मनरेगा का स्थान लिया है, बल्कि ग्रामीण विकास की परिभाषा को ही बदल दिया है। यूपी सरकार ने इस योजना के तहत 34 करोड़ मानव दिवस का विशाल लक्ष्य रखा था, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।
विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 मनरेगा का आधुनिक और कानूनी रूप है जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने के लिए तैयार है। यह योजना ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, साप्ताहिक भुगतान और बायोमेट्रिक उपस्थिति जैसी पारदर्शी तकनीकों के साथ लाई गई है, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, वह एक नए अधिनियम के रूप में, जिसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है जो भारत के ग्रामीण विकास की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। पहले जहां साल में केवल 100 दिन के काम की गारंटी थी, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यानी अब संकट के समय ग्रामीणों के पास 25 दिन का अतिरिक्त सहारा है। सबसे बड़ा सुधार भुगतान प्रणाली में है। अब मजदूरों को महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता, हर हफ्ते उनके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। अब केवल गड्ढे नहीं खोदे जा रहे, बल्कि गांव में स्थायी संपत्तियां जैसे चेक डैम, सामुदायिक केंद्र और आधुनिक पंचायत घर बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस एक्ट को लागू करने में बाजी मारी है। राज्य ने इसके लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया है, जहां हर एक ईंट और हर एक श्रमिक की हाजिरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। बीपी जी राम जी एक्ट 2025 एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब हम सशक्त बनाएंगे, किसान हमारा आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और उसको सम्मान सुनिश्चित होगा। विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम मित्र की नियुक्ति की गई है, जो साप्ताहिक भुगतान सुनिश्चित करते हैं। श्रमिकों को केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें जी राम जी के तहत तकनीकी कौशल भी सिखाया जा रहा है। अधिनियम में 50% काम महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है। विकसित भारत का रास्ता उत्तर प्रदेश के इन्हीं गांवों से होकर गुजरता है। जी राम जी एक्ट, इसने भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म कर दी है और श्रमेव जयते के नारे को चरितार्थ किया है। 34 करोड़ मानव दिवसों का सृजन न केवल यूपी की जीडीपी को बढ़ाएगा, बल्कि पलायन जैसी गंभीर समस्या पर भी लगाम लगाएगा। तो स्पष्ट है कि जी राम जी अधिनियम ने ग्रामीण भारत के आत्मविश्वास को एक नई उड़ान दी है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की सफलता को देखते हुए बाकी राज्य इसे कितनी जल्दी अपना पाते हैं। ये सब कुछ शायद इसलिए हो रहा है कि किसी भी राज्य से गरीबी को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है। ये सवाल ऐसा था जो अभी तक सवालों के ही घेरे में है, जिसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि गरीबी हटाओ के नाम पर न जाने कितने चुनाव लड़े गए, कितनी पार्टियां, कितने नेता खड़े हो गए और कितने मसीहा बनकर उभर गए, लेकिन क्या
शून्य गरीबी सिर्फ एक चुनावी नारा है या एक ठोस हकीकत? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐसी चुनौती स्वीकार की है जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया के नीति निर्धारकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। नाम है ज़ीरो पॉवर्टी अभियान। एक ऐसा मिशन जहां सरकार खुद चलकर गरीब के दरवाजे तक मदद पहुंचाएगी। आज हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम ये देखेंगे कि वाकई क्या गरीबों की तस्वीर यूपी में बदल रही है या नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत गरीब परिवारों को चिन्हित कर उनकी आय बढ़ाने में जुटी है। गरीब परिवारों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी योजनाओं का लाभ देकर उन्हें गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। अक्सर सरकारें योजनाएं बनाती हैं और लोग दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी है। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत तकनीक और जमीनी सत्यापन का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। सरकार ने इस अभियान को कागजों से निकालकर सीधे ग्राम पंचायतों तक पहुंचाया है। मिशन का मुख्य ढांचा, कैसे हो रही है पहचान। हर ग्राम पंचायत से 10 से 25 सबसे गरीब परिवारों की पहचान की जा रही है। लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की सभी 57,695 ग्राम पंचायतों के अति निर्धन परिवारों तक सीधे पहुंचा जाए। ZeroPoverty.in पोर्टल और मॉप अप जैसे मोबाइल ऐप्स के जरिए एक एक लाभार्थी की प्रगति को ट्रैक किया जा रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी खूबी है गारंटीड स्किलिंग प्रोग्राम। सरकार ने तय किया है कि जिस घर में कोई नौकरी नहीं है उस परिवार के मुखिया को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए यह हब की स्थापना और इसमें गवर्नमेंट के अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन सब पर हम लोग नए स्टार्टअप को भी स्थापित करने के दिशा में कार्य करेंगे। अभियान के क्रांतिकारी प्रभाव। सरकार का लक्ष्य है कि हर चिन्हित परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1.25 लाख से 1.50 लाख तक पहुंच जाए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 1000 से अधिक ट्रेनिंग पार्टनर्स के जरिए प्रमुख क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण के बाद निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के साथ समन्वय कर 18,400 प्रति माह तक की नौकरी सुनिश्चित की जा रही है। आवास, शौचालय, बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला गैस जैसी 8 प्रमुख योजनाओं का लाभ एक ही जगह सुनिश्चित करता है। योगी सरकार का ये प्रहार, गरीबी होगी अब आर पार। तो उत्तर प्रदेश का जीरो पॉवर्टी अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति है। ये उस अंत्योदय के सपने को सच कर रहा है जहां समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सबसे पहले अधिकार मिलता है। अगर ये मिशन अपने तय समय सीमा यानी कि 2027 तक सफल रहता है तो उत्तर प्रदेश न केवल भारत का बल्कि दुनिया का एक ऐसा मॉडल बनेगा जहां गरीबी सिर्फ इतिहास की किताबों में रहेगी। और गरीबी हटाने के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई प्रदेश कानूनी रूप से सुरक्षित रहे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कभी अपराध और अपराधियों का बोलबाला होता था, जहां गुंडाराज और माफियाओं का सिक्का चलता था। लेकिन 2017 के बाद यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल गई है। आज चर्चा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस लौह नीति की जिसने अपराधियों के मन में खौफ और आम जनता के मन में विश्वास पैदा किया है। सीएम योगी ने कैसे बदले हैं कानून व्यवस्था के तंत्र और कैसे सुरक्षा शांति बहाल की है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प कहानी है। नज़र डालते हैं जीरो टॉलरेंस, बुलडोजर न्याय और सुरक्षित प्रदेश पर इस रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि सुशासन का प्रतीक बन चुका है। योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। मुख्यमंत्री का साफ संदेश है, या तो अपराध छोड़ दो या प्रदेश छोड़ दो। जीरो टॉलरेंस और माफिया राज का अंत। माफियाओं की कमर टूटी।
अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बड़े माफिया गिरोहों के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया गया। अवैध संपत्ति की जब्ती। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त या ढहा दी गई है। एनकाउंटर और कार्रवाई। पुलिस को अपराधियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट दी गई, जिससे पेशेवर अपराधियों ने थानों में सरेंडर करना शुरू कर दिया। सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। सिर्फ सख्ती ही नहीं, योगी सरकार ने पुलिस बल को तकनीकी रूप से सक्षम और संख्या बल में मजबूत बनाने पर भी जोर दिया है। 2025 का साल यूपी पुलिस के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। पुलिस आधुनिकीकरण और रिकॉर्ड भर्ती। साल 2025 में 62,000 से अधिक कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रक्रिया ने युवाओं को रोजगार के साथ साथ प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा भी सौंपा है। हर जिले में साइबर थानों की स्थापना, डायल 112 का सुदृढ़ीकरण और फॉरेंसिक लैब का जाल बिछाया गया है। पुलिस को आधुनिक हथियार, बॉडी वॉर्न कैमरे और हाई स्पीड वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। आधी आबादी की सुरक्षा के बिना कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता। योगी सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए मिशन शक्ति जैसे अभियान शुरू किए। एक कैनपेक इंडिया लिमिटेड के द्वारा भी यहां पर 1300 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यहां इसी जनपद के लिए तैयार होने जा रहे हैं। इसके साथ ही यूबी बेवरेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भी 2200 करोड़ रुपए का निवेश का यहां पर प्रस्तावित किया गया है और ओम लॉजिस्टिक लिमिटेड के द्वारा भी 150 करोड़ रुपए के यहां पर निवेश के प्रस्ताव भी प्रारंभ किए गए हैं। महिला सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्कूल कॉलेजों के बाहर मंचलों पर नकेल कसने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के विशेष दस्ते का गठन किया गया। महिलाओं की शिकायतों को संवेदनशीलता से सुनने के लिए हर तहसील और महत्वपूर्ण चौराहों पर पिंक बूथ बनाए गए। प्रमुख शहरों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है ताकि छेड़खानी और अपराध पर तुरंत कार्रवाई हो सके। कहते हैं कि निवेश वहीं आता है जहां शांति होती है। आज अगर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए लाखों करोड़ का निवेश आकर्षित कर रहा है तो उसका श्रेय यहाँ की बेहतर कानून व्यवस्था को जाता है। देश के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हुआ, आज हम नए बदलते हुए भारत को देख रहे हैं। तो बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश अपने आप को पीछे नहीं कर सकता है और उत्तर प्रदेश ने भी तेजी के साथ भारत के बदलाव के साथ अपने आप को तैयार किया। आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जाते हैं। कानून व्यवस्था का आर्थिक प्रभाव, निवेशकों का बढ़ता भरोसा, अपराध दर में भारी गिरावट, पर्यटन में उछाल, विशेषकर अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक केंद्रों में। योगी आदित्यनाथ का विजन स्पष्ट है। विकास के लिए सुरक्षा पहली शर्त है। जहां पहले शाम ढलते ही लोग घरों से निकलने में डरते थे, आज वहां 24 घंटे रौनक रहती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर है। अपराधियों के खिलाफ कठोरता और आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता, यही योगी सरकार का यूपी मॉडल की पहचान है। 2025 तक पहुंचते पहुंचते यूपी पुलिस न केवल देश की सबसे बड़ी फोर्स बन चुकी है बल्कि सबसे आधुनिक भी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि योगी सरकार के 9 वर्षों को सख्ती,
बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक पुनरुद्धार के त्रिकोण पर देखा जाएगा। सरकार ने बीमारू राज्य की छवि को तोड़कर उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। एक्सप्रेसवे का जाल, सुदृढ़ कानून व्यवस्था इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में सामने आएंगी। भले ही विकास के आंकड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं। भारी निवेश के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर अभी भी कम हैं, जिसमें युवाओं का पलायन पूरी तरह से रुका नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि त्वरित न्याय या बुलडोजर कार्रवाई की प्रक्रिया में कभी कभी कानूनी प्रक्रियाओं और मानवाधिकारों को दरकिनार किया गया है। बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता में सुधार की गति अभी भी मांग के अनुरूप धीमी है। कुल मिलाकर योगी सरकार के 9 साल यूपी के लिए साहसिक निर्णयों का काल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार ने राज्य की प्रशासनिक इच्छा शक्ति को पुनर्जीवित किया है, लेकिन एक समावेशी भविष्य के लिए अब सामाजिक सूचकांकों और जमीनी स्तर पर आर्थिक असमानता को कम करने पर अधिक ध्यान देने की भी आवश्यकता है। ये भी एक बड़ी सच्चाई है। लेकिन जो अभी तक का रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ है, उससे इस बात का यकीन तो है कि यदि किसी भी राज्य में अगर सरकार चाहे तो उस राज्य की तस्वीर ज़रूर बदली जा सकती है। तो आज विशेष में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपके सामने होंगे एक नई तस्वीर के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई आलोचना के साथ। नमस्कार।